दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख होल इन अकाउंट्स और द हिंदू में छपे लेख फ्लैगिंग सेस नॉन ट्रांसफर इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। ये ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। कैग रिपोर्ट, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। पिछले दिनों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 में प्राप्त हुए उपकर यानी सेस का लगभग 40% हिस्सा संबंधित उद्देश्य के निर्धारित कोष में स्थानांतरित न करके भारत की संचित निधि में ही रहने दिया गया। सरकार को 35 अलग अलग सेस या लेवी से कुल 2.75 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए, मगर केंद्र सरकार महज 1.64 लाख करोड़ रुपए ही संबंधित निधि में स्थानांतरित कर सकी। शेष राशि को भारत की संचित निधि में ही रख लिया गया। लिहाजा सरकार पर अनियमितता और पारदर्शिता के उल्लंघन का आरोप लगा। लेकिन इन तमाम उपकरों में सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति से संबंधित उपकर पर पूरी तरह घिरती नजर आई। कानून के मुताबिक जीएसटी पर संग्रहण में कमी आने पर केंद्र क्षतिपूर्ति उपकर राजस्व के माध्यम से राज्य को क्षतिपूर्ति देगा। लेकिन कैग द्वारा इस खुलासे के बाद कि केंद्र ने तकरीबन 47,000 करोड़ रुपए संचित निधि में ही रख लिए, केंद्र सरकार पर कई सवालिया निशान खड़े हो गए। इतना ही नहीं, केंद्र राज्य संबंध के लिहाज से भी कैग का यह खुलासा बेहद चिंताजनक है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि उपकरों को संबंधित निधि में हस्तांतरण के बजाय उसे संचित निधि में रखना कितना उचित है। अगर इन राशियों को संबंधित निधि में जमा नहीं किया जा रहा है तो उन लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे हो सकेगी जिसके लिए इनकी स्थापना की गई है। जाहिर है ये वे बिंदु हैं जो उपकरों से संबंधित चुनौतियों को उजागर करते हैं। आइए इन्हीं पहलुओं पर विचार करते हुए सबसे पहले पूरे मामले पर एक नजर डालते हैं। दरअसल हालिया मानसून सत्र में कैग द्वारा संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसके मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान केंद्र सरकार को 35 अलग अलग सेस या लेवी से कुल 2.75 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए, लेकिन केंद्र सरकार महज 1.64 लाख करोड़ रुपए ही निर्धारित मद या कोष में हस्तांतरित कर सकी, जबकि शेष राशि को भारत की संचित निधि में ही रख लिया गया। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद 17 उपकरों को इसमें समाहित कर दिया गया, जबकि 35 उपकर अभी भी सक्रिय हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान उपकर के रूप में जो 2.75 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए, उनमें 95,081 करोड़ रुपए जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का हिस्सा थे। जहां तक जीएसटी क्षतिपूर्ति का सवाल है तो भारत सरकार ने 2017-18 में 6,466 करोड़ रुपए और 2018-19 में 40,806 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति उपकर राजस्व का हस्तांतरण नहीं किया। इस प्रकार कुल 47,272 करोड़ रुपए ही भारत की संचित निधि में रखे गए। कुल मिलाकर देखें तो कैग का दावा है कि केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 में प्राप्त हुए उपकर का लगभग 40% हिस्सा संबंधित उद्देश्य के निर्धारित कोष में हस्तांतरित करने की बजाय भारत की संचित निधि में ही रहने दिया गया। कैग का मानना है कि केंद्र सरकार ने इन उपकरों को उनके निर्धारित कोष की बजाय भारत की संचित निधि में हस्तांतरित कर राजकोषीय घाटे को कम दिखाया। साथ ही वित्त मंत्रालय द्वारा इन उपकरों के लिए निर्धारित कोष के संचालन की विफलता से यह सुनिश्चित करना भी कठिन हो गया है कि इन उपकरों का उपयोग संसद द्वारा निर्धारित उद्देश्य के लिए हो रहा है या नहीं। अब सवाल है कि उपकर और कर में क्या अंतर है। दरअसल केंद्र सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों, अधिभार यानी सरचार्ज, शुल्क, उपकर यानी सेस,
लेवी आदि के जरिए राजस्व जुटाती है। उपकर या सेस करदाता द्वारा अदा किए जाने वाले मूल कर पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर होता है। उपकर अमूमन राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए फंड एकत्रित करने के लिए लागू किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उपकर सरकार के लिए राजस्व का स्थायी स्रोत नहीं होता और निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य के पूरा होने के बाद इसे बंद कर दिया जाता है। उपकर को सरकार द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर दोनों पर लागू किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत उपकर को उन करों के विभाज्य पूल के दायरे से बाहर रखने की अनुमति दी गई है जिन्हें केंद्र सरकार को राज्यों के साथ साझा करना अनिवार्य है। यानी केंद्र सरकार को केंद्रीय करों से प्राप्त होने वाले राजस्व को राज्य सरकारों के साथ साझा करना अनिवार्य है, जबकि उपकर के मामले में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। विभाज्य पूल यानी डिविजिबल पूल सकल कर राजस्व का वह भाग होता है जो केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर हैं जहां इनके जरिए से प्राप्त राजस्व को सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य के किसी भी कार्य के लिए अलग अलग तरीके से खर्च किया जा सकता है, जबकि उपकर एक खास मकसद के लिए लागू होता है और उसी के लिए खर्च किया जा सकता है। अब ऐसे में सवाल है कि उपकर को लेकर हालिया मुद्दे क्या हैं? हालिया दिनों में जीएसटी में हिस्से की रकम को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच खींचतान से शायद ही कोई अनजान हो। इसकी बड़ी वजह है कि जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद राज्यों की आय में भारी गिरावट देखने को मिली है। दरअसल जीएसटी प्रणाली में शामिल होने के बाद राज्यों की स्थानीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाने की शक्ति समाप्त हो गई है, लिहाजा उनकी आय में कमी देखी जा रही है। इस चुनौती को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी राज्यों को क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017 लागू किया गया। इस कानून में जीएसटी के कारण राज्यों के राजस्व में हुई कमी की भरपाई का आश्वासन दिया गया है, लेकिन कैग ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें उपकर से जुड़ी कई अन्य अनियमितताएं सामने आई हैं। पिछले 10 सालों में कच्चे तेल पर उपकर के रूप में एकत्र किए गए 1.25 लाख करोड़ रुपए में से 1 रुपया भी तेल उद्योग विकास बोर्ड को नहीं दिया गया। इसी प्रकार पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में एकत्र किए जाने वाले भारी उपकर के भी कुछ हिस्से को सड़क और अवसंरचना विकास पर खर्च करने के स्थान पर संचित निधि में ही रहने दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा सड़क उपकर के रूप में प्राप्त 38,000 करोड़ रुपए सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जमा नहीं किए गए। इसी तरह आयकर पर एक नया 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर वसूला गया। इसमें से आंशिक रूप से शिक्षा के लिए खर्च किया गया, लेकिन स्वास्थ्य के लिए कोई फंड नहीं बनाया गया। अब प्रश्न उठता है कि क्या उपकर से संबंधित कोई और चुनौतियां भी हैं? दरअसल उपकर या सेस एक संवेदनशील विषय है और यह देश की अर्थव्यवस्था को कई प्रकार से प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि जब कैग ने इसमें अपारदर्शिता को उजागर किया तब सरकार की नीयत पर कई सवालिया निशान खड़े हो गए। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया कि उपकर को किसी खास मकसद के लिए ही लागू किया जाता है, इसलिए इसकी अवधि भी निर्धारित होती है। जैसे जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस 5 सालों के लिए लागू किया गया है, लेकिन हालिया वर्षों में देखा गया है कि नए उपकर की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। मिसाल के तौर पर अगस्त 2018 में देश में सिर्फ 8 उपकर लागू थे, जिनकी संख्या बढ़कर 35 हो गई है। इसके साथ ही कई मामलों में धन का आवंटन मूल उद्देश्य की बजाय उससे जुड़े मुद्दों के आधार पर किया जाता है और यह पहलू किसी भी फंड की स्थापना के उद्देश्यों को पलीता लगाने के लिए पर्याप्त है। आपको बता दें कि उपकर भारत की संचित निधि का हिस्सा न होकर लोक लेखा निधि का हिस्सा होते हैं और एक ट्रस्टी के रूप में सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह उपकर के रूप में प्राप्त राजस्व को उसके निर्दिष्ट कोष में हस्तांतरित करे, लेकिन अमूमन ऐसा न करते हुए केंद्र सरकार इसे संचित निधि में ही रखती है और राजकोषीय घाटे को कम दिखाती है। संविधान के 80वें संशोधन के मुताबिक उपकर और अधिभारों से प्राप्त राजस्व को राज्यों के साथ साझा करना अनिवार्य नहीं है, जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया। साथ ही वित्त आयोगों का गठन 5 वर्ष में एक बार ही किया जाता है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा इस अवधि के दौरान उपकर और अधिभार के जरिए अपने राजस्व को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, जबकि कई वित्त आयोगों ने इसके प्रतिकूल प्रभावों की चेतावनी दी है।
14वें वित्त आयोग की सिफारिशों की तर्ज पर राज्य करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 42% करने के बाद केंद्र द्वारा इसकी पूर्ति उपकर और अधिभार के माध्यम से ही की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर यागा वेणुगोपाल रेड्डी के मुताबिक वित्त वर्ष 2000 और 2001 में केंद्रीय सकल करों में उपकर और अधिभार की हिस्सेदारी महज 3% थी, जो वित्त वर्ष 2015-16 में 16.5% तक पहुंच गई और 2020-21 में इसके 20% तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन चिंता का विषय है कि नागरिकों से जिन उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त राशि वसूली जाती है, उसकी पूर्ति के लिए सरकार संजीदा नहीं है। हालांकि यह भी देखा गया है कि इस दौरान केंद्र के कुल कर में राज्यों की हिस्सेदारी लगातार कम हुई है। वित्त वर्ष 2015-16 में केंद्र द्वारा संग्रहित कुल कर में राज्यों की हिस्सेदारी लगभग 35% थी, जो वर्ष 2019-20 में घटकर 32% रह गई। ऐसा माना जा रहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष में यह 30% से भी कम हो सकती है। ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो। एक ऐसे समय में जब समझौते के अनुसार जीएसटी के संग्रह में कमी के चलते राज्यों को मुआवजा देने से केंद्र सरकार के इनकार करने पर विवाद बढ़ रहा है, तब कैग की हालिया रिपोर्ट ने आग में घी डालने का काम किया है। इन राज्यों का तर्क है कि जब कर संग्रह अधिशेष की स्थिति में था, तब केंद्र सरकार ने उन्हें विनियोजित किया और जब उसमें कमी आई, तब केंद्र अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहा है। मौजूदा वक्त में कुछ खास उद्देश्यों के लिए कई रिजर्व फंड या विकास बोर्ड बनाए गए हैं और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपकरों से एकत्रित राशि को इन निधियों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे संचित निधि का हिस्सा नहीं हैं और नियमित खर्चों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए एक ट्रस्टी के तौर पर सरकार द्वारा उपकरों का ट्रांजैक्शन इन सार्वजनिक खातों में किया जाना चाहिए। पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार के कुल राजस्व में उपकर के अनुपात में लगातार वृद्धि और कुल राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी में कमी ने केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय संतुलन को प्रभावित किया है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष में उपकरों के अनुपात और किसी उपकर की अधिकतम अवधि के संदर्भ में एक सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए। उपकरों को लागू करने का लक्ष्य किसी प्राथमिकता वाले विषय के लिए वित्तीय प्रबंधन के साथ उसके भुगतान के प्रति लोगों में उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करना है, लेकिन एक साथ 35 उपकरों के होने से उनमें प्राथमिकता का निर्धारण और वित्तीय प्रबंधन एक बड़ी समस्या हो सकती है। ऐसे में इसे सीमित किया जाना बहुत आवश्यक है। इससे इतर देखें तो उपकरों के निर्धारण और उनके हस्तांतरण में व्याप्त अनियमितता पर तंत्र को कमजोर करने के साथ साथ राज्यों के अधिकारों का भी उल्लंघन है। ऐसे में उपकरों के प्रबंधन में सरकार को अधिक पारदर्शिता लाने की जरूरत है। साथ ही केंद्र सरकार को चाहिए कि वह राज्य सूची के विषय से संबंधित मामलों में उपकर न लगाए और वित्त आयोग द्वारा उपकरों को लागू करने और उनके आवंटन की सामयिक समीक्षा के लिए सुझाव प्रस्तुत करे। बहरहाल केंद्र सरकार को चाहिए कि केंद्र राज्य संबंधों को कमजोर किए बिना उचित समय पर उपकरों को संबंधित निधि या मद में हस्तांतरित करे, ताकि केंद्र और राज्य के बीच किसी भी प्रकार के विवाद पर लगाम लगाई जा सके। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। कर और उपकर के बीच मूल अंतर क्या है? संबंधित मद या निधि में उपकरों के हस्तांतरण न करने पर केंद्र और राज्यों के बीच किस प्रकार की समस्या उभर सकती है? परीक्षण कीजिए।